नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाटिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आज हम बात करने वाले हैं सर्पदंश की, यानी स्नेक बाइट। बड़ी तेजी के साथ स्नेक बाइट के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। भारत देश की स्थिति क्या कहती है और किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में ये घटनाएं जो है वो लगातार सामने आ रही है, किस तरह का उपचार आज के मौजूदा दौर में संभव है और भारत देश की स्थिति क्या कुछ कहती है, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। आज हमारे साथ इंदौर स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 25 साल में 5000 से ज्यादा सांप के काटने के मरीजों का इलाज किया है और आज सभी एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। कैसी स्थिति है मौजूदा दौर की उसको समझेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गीता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश खतोट की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। थैंक यू। मौजूदा दौर की स्थिति को समझे तो भारत देश में कितनी प्रजाति के सांप जो हैं वो पाए जाते हैं? भारत में टोटल करीब 300 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं और इन 300 प्रजातियों में से 62 प्रजाति के सांप वो जहरीले होते हैं। पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो कैसी स्थिति है? क्या सभी जगह सांप के काटने का जो रेशो है क्या वो समान है और भारत देश का आंकड़ा क्या कहता है? पूरे विश्व में सर्पदंश के मामले प्रतिवर्ष करीब 5.6 मिलियन लोगों को सांप काटते हैं पूरे विश्व में। उसमें से आधे से ज़्यादा मीन्स करीब 2.6 मिलियन पीपल, 2.8 मिलियन के आसपास करीब जो है वो सिर्फ भारतवर्ष में होते हैं। और पूरे विश्व में जितनी डेथ होती है वो करीब 1 लाख लोगों की डेथ होती है सर्पदंश से। इस 1 लाख में से करीब आधी 46,000 के आसपास डेथ सिर्फ भारतवर्ष में होती है। कहने का मतलब यह है कि पूरे विश्व में जितने सर्पदंश के मामले होते हैं उसमें आधे सर्पदंश के मामले सिर्फ भारत में होते हैं और विश्व में जितनी मृत्यु होती है सर्पदंश से उसकी आधी सिर्फ भारत में होती है। अगर सिर्फ प्राथमिक उपचार की बात की जाए तो क्या कुछ प्राथमिकता रहती है कि जैसे ही सांप ने काटा है उसके बाद प्राथमिक उपचार कैसा किया जाना चाहिए? पुराने ज़माने में सर्पदंश पीड़ितों के लिए जहाँ सर्पदंश होता था वहाँ कभी ब्लेड से काट देते थे, कभी उसके ऊपर रस्सी से बांध देते थे, लेकिन अब ये सब आवश्यक नहीं है। सर्पदंश अगर कहीं हुआ है तो जहाँ सर्पदंश हाथ में या पाँव में हुआ है वहाँ एक सादी पट्टी बांध देना चाहिए और एक सपोर्ट लगा देना चाहिए ताकि उस हाथ या पाँव की ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो और जहर शरीर में तेज़ी से न फैले। अगर कुछ ऐसे स्थान पे काटा है, सपोज कमर में है या किसी के कूल्हे पे है या पेट पे है या कान पे है या गर्दन पे या चेहरे पे, तो उसमें ज़्यादा कुछ प्राथमिक उपचार संभव नहीं है। डॉक्टर सुरेश, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब पीड़ित को जब सांप काटता है उसके बाद जब अस्पताल में भेजा जाता है तो क्या वो सांप को ज़रूरी है कि अस्पताल तक लाया जाए? नहीं, सर्प को अस्पताल तक लाना कतई आवश्यक नहीं है, बल्कि बहुत सारी बार सर्प को पकड़ने का प्रयास करने में कभी कभी वो पकड़ने वाले को भी अपना शिकार बना लेता है और उसके लिए भी खतरा हो सकता है। एक अनुभवी चिकित्सक सिर्फ सर्पदंश के निशान को देख के और रोगी में विष के प्रभाव को देख के, उसके लक्षण को देख के ही पता लगा सकता है कि इसको किस प्रकार के सर्प ने काटा है और इसका क्या इलाज करना चाहिए। उसमें सर्प को लाने की कतई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर, कैसी स्थिति भारत देश की अगर दवाइयों की बात की जाए तो कैसी बनी हुई है? क्या बेहतर उपचार है, बेहतर सुख सुविधा है क्या इसको लेकर? यह प्रॉब्लम, सर्पदंश की प्रॉब्लम बेसिकली मुख्यतया ग्रामीण प्रॉब्लम है, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रॉब्लम है और वहाँ दवाइयाँ तो उपलब्ध रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे जहाँ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर्स भी देते हैं, लेकिन मेन समस्या आती है उन डॉक्टरों के प्रशिक्षण की। उन डॉक्टरों को सर्पदंश की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, उस वजह से साधन होने के बाद भी वो लोग समुचित उपचार नहीं कर पाते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग होने की वजह से वो सर्पदंश का रोगी देख के घबरा जाते हैं। तो उन लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए।
डॉक्टर सुरेश, कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि अलग अलग प्रजाति के सांप होते हैं, कौन कितना जहरीला है, क्या उसके हिसाब से दवाइयाँ तय की जाती है कि किस मरीज को कैसी दवाइयाँ देनी है? यस, जैसे ही पेशेंट अस्पताल में आता है, हम सर्वप्रथम तो यह देखते हैं कि इसको किस प्रकार के सांप ने काटा है। और ये मान के चलिए कि अधिसंख्य के समय हो सकता है कि सांप जहरीला ना हो, या सांप जहरीला भी हो तो वो इतने इम्पैक्ट के साथ अपना जहर बॉडी में नहीं डाल पाया हो, तो जहरीले सांप का जो बाइट है वो भी ड्राई बाइट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें जहर शरीर में गया नहीं। इसलिए भले ही सांप जहरीला भी हो, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर जो बाइट है वो ड्राई है तो। और अगर नॉन पॉइजनस है तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं। इसलिए कोई भी अगर सर्पदंश का मरीज अस्पताल आता है तो सबसे मुख्य बात यह है कि उसको 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, क्योंकि कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनका जहर बहुत धीरे धीरे असर करता है और लंबे समय के बाद शरीर के अंदर उस जहर का प्रभाव आता है। इसलिए कभी भी तुरंत ये मान के कि ये बिना जहर का सांप है, उसको अस्पताल से छुट्टी नहीं करना चाहिए। हर रोगी को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। अगर कोई जहर का ज़्यादा प्रभाव नहीं हो तो उसको 24 घंटे बाद आराम से उसकी छुट्टी करके डिस्चार्ज करके घर भेजा जा सकता है। और चूँकि रोगी अस्पताल में ही है, तो अगर इस दरमियान किसी प्रकार का जहर का कोई प्रभाव शरीर पे होता है तो उसका तुरंत समुचित उपचार किया जा सकता है। रसेल वाइपर और साई स्केल्ड वाइपर जो वाइपरिडी क्लास के हैं, इनका इलाज अलग होता है। इनमें हम करीब करीब एंटी स्नेक वेनम के 30 वायल यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से जो इलेपिडी जिसमें कोबरा और खरेत आते हैं, जो पेशेंट की सांस को रोकते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, इनमें हम सब मिला के अगर जहर का पूर्ण प्रभाव है तो 20 वायल का उपयोग करते हैं और पेशेंट पूर्णतया ठीक हो जाता है। डॉक्टर सुरेश, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में स्नेक बाइट का पीड़ित आता है, उस समय किस तरह का उपचार बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है? अस्पताल में हमारे पास ज़्यादातर सब गंभीर स्थिति में ही पहुंचते हैं, क्योंकि वो जो ज़्यादातर समय है वो समय को तो झाड़ फूंक में वो बिगाड़ देते हैं। और जब वो गंभीर हो जाता है झाड़ फूंक के स्थान पे या कहीं भी, तो वहाँ से लेके भी तुरंत अस्पताल के लिए वो लोग दौड़ लगाते हैं, पहुँचते हैं। बहुत सारी बात, अस्पताल पहुँचते पहुँचते रोगी की सांस रुक जाती है, किसी की धड़कन रुक जाती है, लेकिन अधिसंख्य मामलों के अंदर प्रयास के बाद सांस और धड़कन को वापस लाया जा सकता है। सबसे पहले रोगी का तुरंत 1 मिनट के अंदर या उससे भी कम समय में उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए। बहुत सारी बार ये भी पता नहीं होता कि इसको क्या हुआ, क्योंकि सांप न तो रोगी ने सांप देखा, न घर वाले ने किसी ने सांप देखा, लेकिन उसको देख के ही ये पता लगाया जा सकता है कि यह काई का मामला है। अगर सर्पदंश का पीड़ित का है, उसमें सांस नहीं है, तो सर्वप्रथम उसको सांस देने का प्रयास करना चाहिए और तुरंत आईवी लाइन सेट करना चाहिए, और उसके बाद उसके बाकी सिम्टम्स देख के उसके हिसाब से उसका इलाज आगे करना चाहिए। डॉक्टर सुरेश, हमने जब आपका पूरा देखा, 25 साल का आपका अनुभव है, 5000 से ज़्यादा आपने ऐसे केसेस देखे हैं, आखिर क्या राज है कि एक भी पीड़ित है जिसकी मौत नहीं हुई है? आखिर क्या, किस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं आप? राज कुछ विशेष नहीं है। हमारा मेन चीज़ ये है कि हम लोग जो पेशेंट की आवश्यकता है उसके हिसाब से उसका इलाज करते हैं। और इतने सालों में हम लोगों को इतना ज़्यादा अनुभव हो गया कि जैसे ही रोगी हमारे पास पहुंचता है, हम लोग ये समझ जाते हैं कि इसको किस प्रकार का सर्पदंश हुआ है, और इसके हिसाब से ही हम इलाज करते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण राज की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी अलग अलग गाइडलाइंस बनी हुई है। WHO की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। और सर्पदंश में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो सर्प का जो हम इंजेक्शन लगाते हैं ASV, वो सिर्फ जो खून के अंदर जो सर्प का जहर फ्री रहता है, जो रिसेप्टर पे नहीं चिपका होता है, ये इंजेक्शन उसी के विरुद्ध काम करते हैं, उसी को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जब अस्पताल सर्पदंश का पीड़ित पहुंचा और हमने ये डिसाइड कर लिया कि किस प्रकार का सर्पदंश हुआ है, ये इलेपिडी वैरायटी का है, ये वाइपरिडी का है, तो फिर हम लोग तुरंत देर नहीं करते हैं।
और अगर हमें ये मालूम है कि भाई ये क्लियर हो गया कि कौन सा सांप काटा है, तो अगर वो इलेपिडी है और हमें मालूम है कि 20 वायल देना है, तो हम 6 या 8 घंटा इंतज़ार नहीं करते, हम धीरे धीरे नहीं लगाते हैं, हम वो 20 वायल 2 या 3 घंटे के अंदर पूरे कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर वाइपेरिडी बाइट है और हमें मालूम है कि उसमें 30 वायल लगाना है, तो उसका आधे से ज़्यादा डोज हम लोग मात्र 2 घंटे में पूरा कर देते हैं और बचे हुए डोज को हम अगले 4 घंटे में दे के 6 घंटे में पूरा हमारा ट्रीटमेंट कर देते हैं। उसकी वजह से हमें ये रिजल्ट मिलते हैं कि आज तक कोई डेथ नहीं हुई है। डॉक्टर सुरेश, मध्य प्रदेश की स्थिति को देखें तो एक साल में 5000 से ज़्यादा मौतें हो जाती है स्नेक बाइट को। किस तरह से रोकना अब आपको लगता है कि बेहद ज़रूरी हो गया है? ये मध्य प्रदेश के आंकड़े वास्तव में बहुत ही गंभीर है और ख़ास करके हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, निमाड़ी क्षेत्र हैं और इवन बुंदेलखंड में, सागर साइड में, उधर भी सर्पदंश के बहुत सारे मामले होते हैं। और इन मामलों को रोका जा सकता है। रोकने का एक ही तरीका है कि उन क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए कि सर्पदंश का अगर कोई पीड़ित उनके पास आए तो उसका क्या इलाज करना है। और विभिन्न मीडिया के माध्यम से और ये जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, इनके माध्यम से वहाँ गांव में ये जन चेतना जगाना पड़ेगी कि अगर कोई सर्पदंश का मामला आए तो उसको तुरंत नज़दीकी अस्पताल में लेके जाए, वहाँ उसका प्राथमिक उपचार हो, कम से कम जो उपचार संभव है वो वहाँ होगा, और उसके बाद तुरंत उसको ऐसे स्थान पर भेज देना चाहिए जहाँ सर्पदंश से जुड़ी सभी मूलभूत सुविधाएं, उसके इलाज की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। वो निकट के करीब 50-60 किलोमीटर 80 किलोमीटर के एरिया में हो सकती है, वहाँ तक रोगी को सुरक्षित पहुँचाया जा सकता है। लेकिन झाड़ फूंक में समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई और बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से लगातार ये जो एक रेशो बढ़ता जा रहा है वो बेहद गंभीर विषय है। हम लगातार बात कर रहे हैं सर्पदंश की, किस तरह से ये पैर पसार रहा है और क्या कुछ ज़रूरत है आज के दौर में आम जनता में जन जागरूकता के साथ सरकारी योजनाओं में इसको कैसे और ज़्यादा सजग बनाया जाए। डॉक्टर सुरेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सब ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर ये देखा जाता है कि अंधविश्वास होता है, लोग जब भी स्नेक बाइट होता है तो वो सबसे पहले झाड़ फूंक के लिए चले जाते हैं। कई केसेस आपके पास भी ऐसे आए होंगे, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या वाकई ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है? क्योंकि कई बार वहाँ पे ज़्यादा समय हो जाता है, तब तक वो आपके पास पहुँचते हैं। ये किस तरह का चिंता का विषय देखते हैं आप? मैं अगर सही बात बोलूं तो हम लोगों के पास करीब 5 से 10% पेशेंट ही डायरेक्ट पहुंचते हैं अस्पताल सर्पदंश के बाद। इसके अलावा जितने भी पेशेंट हैं वो जैसे ही सर्पदंश होता है वो कहीं भी झाड़ फूंक वाले स्थान पर ले जाते हैं और वो झाड़ फूंक चलती रहती है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। उसमें रोगी को बचाने का जो महत्वपूर्ण समय होता है वो समय निकल जाता है। उसके अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, उसकी श्वसन क्रिया धीरे धीरे मंदी होने लगती है, उसका ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है और अगर रसल वाइपर बाइट है तो पाँव पर सूजन आने लगती है। आगे जाके उसके गुर्दे खराब होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो समस्या ये है कि ग्रामीण सबसे पहले वहीं पहुँचते हैं सर्पदंश के पीड़ित को लेके, और जब मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है या जिसको हम आम भाषा में कहें कि सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है और जब पूरी परिस्थितियाँ बेकाबू हो जाती है, तब वो झाड़ फूंक वाली कहते हैं कि भाई अब आप लेके जो है हॉस्पिटल पहुँचो। और वो बड़नगर में नेचुरली या उसके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, तो वहाँ से वो सीधे फिर गीता अस्पताल लेके आते हैं। अब उसमें 2 परिस्थितियाँ बनती है। कुछ रोगी तो ऐसे होते हैं कि जो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते रास्ते के अंदर ही जिनकी मौत हो चुकी होती है। अब जिनकी मौत को अगर कुछ ज़्यादा समय हो गया उनमें तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि भैया अब आप जाइए, इसका पोस्टमार्टम कराइए, अब इसमें कुछ करने को बचा नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़े लकी होते हैं, वो अस्पताल तक आते आते सीरियस तो हो जाते हैं लेकिन जिंदा रहते हैं, उनमें जीवन के लक्षण होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो हैं वो पूर्णतया ठीक हो जाते हैं, उनको बचाया जाता है, इमीडिएट उनकी जो है वो ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है और वो सब रोगी बच जाते हैं।
एक महत्वपूर्ण चीज़ और होती है, एक सर्पदंश का पीड़ित वो आम पेशेंट से अलग होता है। अलग ये होता है कि अगर सर्पदंश का पीड़ित कोई आपके अस्पताल में पहुंचा हो और आपको प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये तो मृत है, फिर भी सर्पदंश के पेशेंट में रिससिटेशन की पूरी ट्रायल देना चाहिए। उसको देखते ही ये नहीं डिक्लेयर करना चाहिए कि इसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि जो खास करके इलेपीडी जो कोबरा और करेंट बाइट के पेशेंट होते हैं, वो पेशेंट को जहर के असर से बिल्कुल शून्य कर देते हैं, उसको अचेत कर देते हैं। तो पेशेंट मरा नहीं होता है, लेकिन वो मृतप्राय होता है। वो हमको ऐसा लगता है कि ये मर चुका है, उसमें सांस नहीं रहती है, कभी कभी उसमें धड़कन भी चली जाती है, उसकी पीपल्स जो आँख की पुतलियाँ होती हैं वो भी छोटी हो जाती हैं। तो हमें लगता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बावजूद भी मेरी ये सलाह है और मैं हमारे डॉक्टर्स को यही कहता हूँ कि कम से कम 5 मिनट तक, अगर ऐसा भी गंभीर मसला हो तो भी 5 मिनट तक उसको जो है वो रिससिटेशन की ट्रायल देना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रभाव सर्प के विष के प्रभाव होते हैं, जबकि मरीज जिंदा होता है। हमने बहुत सारे इस तरीके के बचाए हुए पेशेंट से बाद में पूछा कि यार हम लोग जो बात कर रहे थे कि ये तो वो बहुत ही सीरियस है या इसकी सांस नहीं है, तो क्या हम जो बात कर रहे थे वो तुमको सुना रही थी? बोले हाँ सर, मैं सुन रहा था पर मैं बोल नहीं पा रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके के कितने भी गंभीर पेशेंट हों, उनमें एक रिससिटेशन की ट्रायल देना चाहिए कम से कम 5 मिनट के लिए। उनमें से बहुत सारे पेशेंट हमने देखा है कि हमने उनको जीवित किया है जो विष के प्रभाव के अंतर्गत थे लेकिन मृत नहीं थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर सुरेश जी आपने। तो आप कहते हैं कि आप शासन स्तर पर कोई ऐसे सजेशंस भेज रहे हैं, क्योंकि योजनाएं तो बहुत बनाई जाती है, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको लगता है कि बेहतर परिणाम आएंगे? क्योंकि अभी जिस तरह से आपने बताया कि ग्रामीण मतलब बेहद कम है जो डायरेक्ट आप तक पहुँच पाते हैं। ग्रामीणों में ये चेतना फैलाई जानी चाहिए, ये जन जागृति लाना चाहिए कि अगर कोई सर्पदंश का पीड़ित हो, जिस प्रकार से वो किसी भी बीमार होने पे उसको लेके अस्पताल पहुंचते हैं, उस प्रकार से सर्पदंश भी एक तरीके की जहर खुमारी की बीमारी है, जिसमें रोगी के अंदर सर्प जो है अपना जहर को अंदर डाल देता है। तो उसको अस्पताल लेके ही पहुंचना चाहिए, और अस्पताल अगर वो समय पे पहुंच जाता है तो छोटे अस्पताल में भी उसका उपचार संभव है। अगर कोई गंभीर मसला होता है तो वहाँ से किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मैंने भी इस मामले में बहुत सारी बार प्रयास किया है, और मैंने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को इस बारे में मैंने पत्र भी लिखा। उन लोगों को मैंने कहा भी कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्यरत चिकित्सक हैं, चूँकि ये बीमारी मूलतया ग्रामीण क्षेत्रों की बीमारी है, पीड़ित भी ग्रामीण ही होते हैं, आपके शासकीय अस्पताल भी दूर दराज के इलाकों में हैं, वहाँ चिकित्सक भी पदस्थ हैं, आपके पास दवाइयाँ भी प्रचुर मात्रा में हैं जो अधिकांश समय उपयोग न होने की वजह से एक्सपायर हो जाती है। इन सब चीज़ों का हवाला देते हुए मैंने कहा कि आपके पास इसके साथ ट्रेनिंग सेंटर भी है, जहाँ आप शासकीय चिकित्सकों को अलग अलग प्रकार के अलग अलग विषयों की ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो क्यों ना उसके साथ एक सर्पदंश की ट्रेनिंग का भी 1-2 घंटे का सेशन आप उसके साथ जोड़ दें। और मैं बिना किसी शुल्क के पूर्णतया निःशुल्क आपके चिकित्सकों को ट्रेंड करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपसे इसमें कोई आपको आर्थिक हानि भी नहीं है, शासन का कोई खर्च भी नहीं है, सब चीज़ें आपके पास है। और हम इन 5000 जो हमारे भाई बहन जो अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, इन लोगों की हम मदद कर पाएंगे, उन लोगों को हम बचा पाएंगे, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा शासकीय व्यय के। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने साझा की और बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी इस समय है। डॉक्टर सुरेश जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि क्योंकि आधुनिकता का दौर है, तो क्या कोई आधुनिक पद्धति आई है, और क्या ऐसे उपकरण खासतौर पर अगर सरकारी अस्पताल की बात की जाए तो क्या उपलब्ध रहते हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की सुख सुविधाएं हैं क्या? अमूमन हम लोगों ने देखा है कि अगर सर्पदंश के पीड़ित को 2 प्रकार के सर्पदंश का मैंने बताया, एक तो इलेपिडी वैरायटी के होते हैं जिसके अंदर सर्पदंश के प्रभाव से रोगी की सांस धीरे धीरे रुकने लगती है, और दूसरा होता है वाइपरिटी जिसमें पाँव में सूजन आने लगती है और धीरे धीरे उसका गुर्दा और दूसरे अंग जो है उसके वो काम करना बंद करने लगते हैं। अब मैं दोनों में थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करूं कि जो इलेपिडी वैरायटी का है जिसमें सर्पदंश होने के बाद में रोगी की सांस रुकने लगती है, तो ऐसी परिस्थिति में
रोगी को कृत्रिम सांस देना होती है। अब कृत्रिम सांस देने के लिए बहुत पुराने ज़माने में हम लोग माउथ टू माउथ, एक अन्य व्यक्ति जो असिस्टेंट रहता है वो अपने मुंह में सांस भरता है और रोगी के मुंह में सांस छोड़ देता है। इसको हम बोलते हैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। ये सांस देते हुए भी उसको अस्पताल तक, अच्छे अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। अगर ये नहीं कर सकते हो तो एक 500-700 रुपये में एक छोटी सी मशीन आती है, एक हवा देने के लिए बैग आता है जिसको हम लोग अम्बू बैग बोलते हैं। ये कोई बहुत महंगा उपकरण नहीं है, 500-700 रुपये में इजीली मिल जाता है। हर प्राथमिक चिकित्सालय में, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ये इजीली उपलब्ध भी है। तो उससे रोगी को सांस देते हुए ऐसे स्थान पे जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है वहाँ तक उसको ले जाया जा सकता है। और इस बीच में कभी कभी तो अगर मान लीजिए आपके पास समय पे आ गया पेशेंट और आपको मालूम है कि इसको करेट या कोबरा ने काटा है, इसको इलेपिडी सांप ने काटा है और आपको 20 वायल एएसवी लगाना है, तो आप फटाफट उसको जो 20 वायल इंजेक्शन के आप लगा दीजिए। तो ये जो सांस रुकने वाली समस्या है वहाँ तक वो रोगी इतना गंभीर होगा ही नहीं और वहीं से वो रिकवर कर जाएगा। तो आज हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए थे गीता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश खतोर, जिन्होंने बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे साथ साझा की, क्योंकि बेहद जरूरी है। स्नेक बाइट के जो केसेस है वो भारत देश में बड़ी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और सबसे खास जिस तरह से मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा मौतें केवल स्नेक बाइट से हो रही है, ये वाकई चिंता का विषय है। इस और सरकार को ध्यान देने की तो जरूरत है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो स्नेक बाइट को लेकर अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है उसको रोकना उससे भी ज्यादा जरूरत है। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।